ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। दुल्हन, तुम आधी रात को कमरे से बाहर क्यों जाती हो? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। अभी मेरी शादी को 4 ही दिन हुए थे। मेरी सास ने अजीब बातें करनी शुरू कर दी, वह भी मेरे पति के सामने। पति के सामने ऐसा सवाल करने पर मेरी हालत खराब हो गई थी। अब मैं क्या बताती कि मैं क्यों आधी रात को कमरे से बाहर जाती हूँ। मेरी सास अच्छे तरीके से जानती थी कि पूरे घर में बाथरूम एक ही था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं नहीं बल्कि घर के सारे लोगों को अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता था। ये कैसा बेहुदा सवाल किया था मेरी सास ने मेरे पति के सामने, जबकि वह जवाब जानती थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को अंदर ही पी गई। अब 4 दिन के पति के सामने मैं क्या कहती? मेरे पति ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मेरी माँ मेरी स्वर्ग है। मैं चुप रह गई, कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। मम्मी ने सिखाया था कि अपनी जुबान पर काबू रखना, किसी से बिना वजह बात न करना। गांव की औरतें बहुत तेज होती हैं, छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ बना देती हैं, इसलिए मैंने बहुत एहतियात रखी थी। ऊपर से पति भी बड़ी शांत स्वभाव के आदमी थे, मैंने सुना था। मगर कल गुस्सा देख भी लिया जो उन्होंने अपने छोटे भाई पर किया, तो मैं डर गई थी। मैं उम्र में 10 साल छोटी थी अपने पति से। मेरे पति की सुनील की उम्र 30 साल थी और मेरी उम्र महज अभी 20 साल थी। लेकिन मेरी सास की ये पहली और आखिरी अजीब बात नहीं थी। इन बातों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं छत पर हवा खाने गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मुझे न जाने क्यों घुटन होने लगी। रात के खाने के बाद मैं छत पर चली आई। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ ली, थोड़ा छत पर टहलने लगी। फिर सर्दी से मेरे दांत कटकटाने लगे तो मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। सुनील खाना खाने के बाद टहलने जाया करते थे। उनके यहाँ एक चौक था, उस चौक पर निकल जाते थे। वहाँ उनके दोस्त थे। कुछ देर चौक पर चाय पानी पीते, बातें करते अपने दोस्तों के साथ और फिर वापस आ जाते। करीब करीब 2 घंटे बाद सुनील आए तो सास भी जल्दी से उनके पीछे आ गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सास तो जल्दी सो जाती है, फिर आज इतनी देर तक क्यों जाग रही है। लेकिन जैसे ही सास ने बात शुरू की, मैं उनके जगने का मतलब समझ गई। सुनील बेटा, इतनी रात को बाहर ना जाया करो, तेरी दुल्हन अकेली होती है, कुछ तो ख्याल करो। सास ने कहा तो मैं समझी कि उन्हें मेरी फिक्र है, लेकिन अगले ही पल मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया। जब मेरी सास ने मेरे छत पर जाने को अलग रंग देते हुए सुनील के सामने दोहराया, दुल्हन, जब पति घर नहीं होता तो पत्नी छत पर नहीं जाया करती। ये गांव है और यहाँ लोग दुल्हन को इस तरह रात बिरात छत पर जाने को गलत समझते हैं। मुझे पड़ोसन राधा ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम्हारी बहू इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही थी। सास ने इसके गलत मतलब निकालते हुए कहा तो मैंने परेशान होकर सुनील की तरफ देखा। वह मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। पुष्पा, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। गांव की लड़कियां और औरतें इतनी रात को छत पर नहीं जाया करती हैं। सुनील ने मुझे बड़ी सख्ती से कहा तो मेरी तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। हर पत्नी की तरह मैं भी सुनील के गुस्से से डरने लगी थी। मुझे सास पर एक बार फिर से गुस्सा आ गया। मम्मी जी, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो हवा खाने गई थी। मैंने इस बार हिम्मत करके कहा, लो सुन लो, बात ये क्या बहाना बनाया है तुमने छत पर जाने का? गर्मी का मौसम होता तो ये समझ में भी आता, लेकिन इतनी सर्दी में हवा खाने कौन जाता है भला? पता नहीं क्या सच है। सास कहते हुए उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने महसूस किया कि सास की बात पर सुनील का मूड बिल्कुल खराब हो गया। वह बोले तो कुछ नहीं, लेकिन बात किए बगैर ही सो गए। मैं तो परेशान हो गई। इस तरह आराम आराम से सास मुझे दिमागी टॉर्चर करने लगी। वह अचानक ऐसी बात करती थी, वह भी सुनील के सामने, तो कुछ बोल नहीं पाती थी।
मेरे सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैं शहर से आई थी, इसलिए सबके दिमाग में शहर से रहने वाली लड़कियों का एक अलग ही ख्याल बना हुआ था। वह मुझे न जाने क्या समझ रहे थे। वह शायद मुझे आज़ाद ख्याल समझ रहे थे कि जो जब चाहे जहाँ चली जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं रोज़ाना रात को सुनील को दूध का गिलास दिया करूं गरम करके, उससे नींद अच्छी आ जाती है। सास ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन सुनील ने कहा कि रात को गर्म दूध पीने से उनको पेट गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने मना कर दिया तो सास ने कहा कि ज़बरदस्ती पिलाओ, तुम्हारे प्यार से कहने में मान जाएगा। मैंने प्यार से कहा तो उन्होंने पी लिया, लेकिन आधा गिलास। फिर रोज़ाना ही पीने लगे। एक रात सास फिर से हमारे कमरे में आई। सुनील भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सास बोली, सुनील पता है बगल वाली पड़ोसन राधा की बहू ने क्या किया अपने पति के साथ? मेरी सास ने शक में लाते हुए कहा तो सुनील झट से बिस्तर से उठ बैठे और मम्मी की बातें सुनने के लिए बेचैन हुए। वह आखिर राधा की बहू क्या किया? राधा बता रही थी कि उनकी बहू रोजाना रात को अपने पति को जबरदस्ती दूध का गिलास पिला देती थी। पति ने समझा पत्नी की मोहब्बत है। फिर कल रात राधा ने देखा तो उसकी बहू दूध के गिलास में कुछ मिला रही थी। फिर पता चला कि वह रोजाना दूध के गिलास में अपने पति को नींद की दवाई पिलाया करती थी। पति को गहरी नींद सुलाकर न जाने क्या करती रहती थी वह लड़की। मेरी सास ने कहा तो सुनील ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर उस गिलास की तरफ जो थोड़ी ही देर पहले ही उन्होंने दूध पीकर रखा था। सास तो कहकर चली गई, लेकिन मेरे पति के दिमाग में अजीब सा शक डाल गई। उसके बाद ना मैंने दूध का गिलास दिया सुनील को, ना उन्होंने पूछा उसके बारे में। लेकिन सुनील जरूर सोचता होगा कि राधा की बहू की बात सुनने के बाद मैंने उन्हें दूध का गिलास देना बंद क्यों कर दिया। अब देती तो भी अजीब लगता और ना देती तब भी अजीब। एक अजीब सी परेशानी थी। बस मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने सास की बात क्यों मानी। मुझे अब अपनी सास पर बहुत ही गुस्सा आता था। बेटे के सामने तो इतनी सीधी सादी बनती थी, पर वह मुझे बहुत ही चालाक लगती थी। सीधी सादी इसलिए कि मुझे लगता था कि उन्हें मालूम ही नहीं था कब और कहाँ क्या बात करनी चाहिए, और चालाक इसलिए कि वह जानबूझकर ऐसी बातें करती थीं। सुनील के सामने मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह चालाक है या मासूम, क्योंकि मेरी सास मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती थी। मैं कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि सुनील के सामने उन्हें आखिर क्या हो जाता था। फिर धीरे धीरे सास ने मेरी जिम्मेदारी कुछ काम सौंप दिए। उनमें से आटा गूंदना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। रोटियां मेरी जिठानी पकाती थी और सब्जी मेरी सास की जिम्मेदारी थी। अब छोटे मोटे काम मेरी जिम्मेदारी में लगा दिए थे, लेकिन कोई बड़ा काम मुझे नहीं दिया। मैंने आटा गूंदने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अजीब बात हो गई थी। मैं जब भी आटा गूंथती तो आटे का रंग बिल्कुल लाल हो जाता। मैं परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। मेरी सास पहले से आटा गूंदने के लिए पानी रख देती थी। एक दिन मेरी सास ने देखा तो पूछा, ये लाल क्यों हो गया है? मुझे कोई जवाब नहीं बन पड़ा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। सुनील भी बैठे हुए थे। वह भी देखते मगर बोलते कुछ नहीं। दुल्हन, तुमने आटे में कुछ मिलाया तो नहीं है? मेरी सास के इस सवाल पर मैं हैरान हो गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि सास क्या कहना चाहती है। फिर मुझे दूध वाली बात याद आई जो मेरी सास ने सुनील के सामने कही थी। मुझे ये भी सास की कोई चालाकी लग रही थी और मेरी फिर जेठानी से कहा कि आटा तुम गूंदो। मेरी जेठानी ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि एक ही तो काम है, उसको वह भी ढंग से नहीं कर सकती। जेठानी की ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैंने सास से कहा कि सब्जी मैं बना देती हूँ, मुझे दे दे और आटा आप गूंथ लें, क्योंकि मेरा गुथा हुआ आटा तो लाल हो जाता है। मैंने ऐसा जानबूझकर कहा था क्योंकि मुझे उस पर शक था वे आटे में कुछ मिलाती हैं, इसलिए आटा लाल हो जाता है। मैंने कहकर आटे से भरा हुआ बर्तन सास के आगे सरका दिया और खुद सब्जी बनाने का काम उठा ली। मैंने देखा कि सास का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। वह आटे से भरे बर्तन को देखकर मैंने उनके सामने वही पानी भरकर
केतली रखी जो मेरी सास ने भरकर रखी थी। इतने में सुनील भी आ गए। सास का चेहरा देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मम्मी जी जल्दी करें, आटा गूंधें, मुझे रोटियां पकानी है, मेरी जिठानी ने कहा। तो मैंने देखा सास का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। जैसे ही मेरी सास ने आटा गूंथना शुरू किया तो आटे का रंग बिल्कुल लाल हो गया। फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो सास के हाथ का गूंथा हुआ आटा भी तो लाल हुआ। सुनील ने भी देखा। अरे मम्मी जी, आपका गूंथा हुआ आटा भी तो लाल हो गया है। मैंने सुनील के सामने थोड़ी आवाज़ ऊंची करके कहा तो सास को गुस्सा आ गया। जरूर तुमने पानी में कुछ मिलाया होगा, वह बोली। लेकिन मम्मी जी, पानी तो आपने ही भर के मुझे दिया था। मैंने भी आज बहादुरी का काम करते हुए कहा तो सास हैरान हो गई। उन्हें लगता था कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। मैं डरती हुई सुनील के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने गौर किया तो मुझे शक हुआ कि जो पानी सास मुझे भर कर देती थी उस पानी में ज़रूर कुछ रंग मिला देती थी, जिसकी वजह से आटा लाल हो जाता था। ये पानी भी सास भर कर देती थी मुझे। कहती थी कि तुम वजन ना उठाओ, अभी क्या पता तुम्हें प्रेगनेंसी ठहर चुकी हो। कहते हैं गूंगा जब बोलता है तो कफन फाड़ कर बोलता है। मैं भी आज ऐसे ही बोलने लगी थी। सुनील, आपको पता है मम्मी जी को आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रोज़ाना रात को आपको दूध का गिलास गर्म करके दे दूं। मेरी बात सुनकर सुनील ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर वहाँ से चले गए। सुनील बोले तो कुछ नहीं, लेकिन वे सारा मामला समझ गए और उनके दिल में मेरे लिए जो शक था वह खत्म हो गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मुंह खुलना मेरे लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि सास ने ऐसी बातें करना बंद कर दी थी और वह बिल्कुल चुप हो गई। मैंने सास की चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया और सारा दिन खुश रहने लगी। लेकिन मैं एक साधारण लड़की ये नहीं समझ पाई कि ये चुप्पी किस तूफान का इशारा कर रही थी। सास पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। मैंने सोचा शायद सास मुझसे डरने लगी है या फिर वाकई मेरी हमदर्द है। अब मेरी सास मेरे कमरे में अब नहीं आती जब सुनील होता। जैसे ही सुनील आता वह फौरन वहाँ से चली जाती। मैं सब भूल गई और सास की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पति पर 8 लाख का कर्जा है। एक दिन मेरी जिठानी ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान रह गई। सुनील ने मुझे अभी ये बात नहीं बताई थी, इसलिए मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिठानी कुछ जानती है, लेकिन मुझसे कह नहीं पा रही। मेरी जिठानी ललिता मेरी सास से बहुत डरती थी, इसलिए वह हर वक्त चुप रहती थी। ललिता ने कहा कि कर्जे वाली बात मैं किसी को ना करूं, ना सुनील से ना ही अपनी सास से। मुझे अपनी जिठानी ललिता की ये बात बहुत अजीब लगी थी। मुझे न जाने क्यों उसकी नीयत पर शक हुआ था। फिर ललिता सास समेत सुनील के बारे में भी अजीब बातें करने लगी। मुझसे अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं होती थी। भला मैंने अपनी जिठानी को डांट दिया। मैंने सोचा कि मेरी जिठानी बहुत चालाक औरत है और वह मुझे मेरी सास और पति के खिलाफ भड़काना चाहती है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर कान धरना छोड़ दिया, बल्कि बातचीत भी बंद कर दी। बस ज़रूरत के लिए बात करती थी। मैं उसे भी समझ गई कि मैं उससे बेखबर हूँ। फिर वक्त गुजरता गया, सास मेरे कमरे में आती और हम देर तक बातें करते। मुझे अब उनसे कोई समस्या नहीं थी। फिर एक रात मेरी सास ने मुझसे कहा कि घर के पीछे जो दीवार है वहाँ पर उनका झुमका गिर गया है, मिल नहीं रहा है और मुझे ढूंढने को कहा। मैं हमेशा की तरह सीधी सादी थी। रात का वक्त था, घर के पीछे चली गई और सास का झुमका ढूंढने लगी। अंधेरा था, इसलिए एक छोटा सा टॉर्च उठाया। मैंने सुनील जब मामूली रात का खाना खाने के बाद चौक पर गए थे अपने दोस्तों के साथ। 10 बजे का वक्त था और मैं सास का झुमका ढूंढने लगी थी। मैं अकेली नहीं थी, सास मेरे साथ खड़ी थी। दुल्हन, मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ, अभी आती हूँ 2 मिनट में, सास कहकर वहाँ से गायब हो गई। मैंने सोचा मेरे सास 2 मिनट में आ जाएगी, तब तक मैं सही तरीके से ढूंढ लूँगी। उस जगह की सास तो नहीं आई, लेकिन कोई दीवार छलांग कर आ गया। उसी वक्त कौन है? मैं घबरा गई, बहुत परेशानी से पूछा और टॉर्च उस आदमी के चेहरे पर लगाकर देखने लगी। उसी वक्त मेरी सास सुनील को लेकर आ गई। देख सुनील, तेरी पत्नी की हरकतें, रात के इस पहर
जब सारा घर सो रहा है, तेरी पत्नी क्या कर रही है उस आदमी के साथ, वह भी अकेले अंधेरे में। मेरी सास की आवाज़ मेरी कानों से टकराई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह आदमी परवीन था, जो कि रामनाथ चाचा का बेटा था और सुनील का कजन भी लगता था। वह भी हैरान हुआ। तुम पुष्पा भाभी ऐसी निकलोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वह गुस्से से मेरी तरफ आने के बजाय वह परवीन की तरफ बढ़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। मुझे तो सुमित्रा चाची ने बुलाया था, कहा कि दीवार छलांग कर आओ, काम है। सुनील मारते हुए उससे पूछे जा रहा था। मेरी सास बोली कि मैं तुझे क्यों बुलाऊंगी भला। मेरी सास बिल्कुल मुकर गई। मम्मी जी, आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था कि आपका झुमका ढूंढने के लिए। मैंने कहा मेरे पास तो कोई झुमका नहीं है, मैं क्यों तुम्हें आधी रात को झुमका ढूंढने के लिए भेजूंगी। सास ने कहा तो मैं समझ गई कि उनकी चाल थी। फिर तो मेरे ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मेरी सास, मेरे पति ने सबको बुलाया, परवीन के माता पिता और दादा दादी, सभी घर वालों को इकट्ठा किया। चाचा, तेरा बेटा और मेरी पत्नी मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। सुनील गुस्से में आपे से बाहर हो गया था। रामनाथ चाचा अपने बेटे परवीन की तरफ बोल रहे थे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। परवीन की मां रामकली भी अपने बेटे परवीन की साइड ले रही थी। सुनील ने मुझे एक कमरे में कैद कर दिया जिसमें कोई सामान नहीं था और फैसला सुबह पंचायत बुलाने का किया। सुबह पंचायत बुलाई गई और हमें कसूरवार ठहराया गया। मैं चीखती रही, अपने कैरेक्टर की सफाई देती रही, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी अपने ससुराल वालों को देख रही थी और बोलती जा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी सास ने मुझे वहाँ भेजा था और यही बात परवीन भी चीख चीख कर बोल रहा था। सुमित्रा चाची ने मुझे कहा कि मेरे घर आओ, पीछे की दीवार से मेरी भैंस खुल गई है, आकर ढूंढ दो। मैं तो भैंस ढूंढने गया था। सुमित्रा चाची के कहने पर मुझे क्या पता था ये मुझे फंसा रही है। परवीन बोले जा रहा था, मगर सुनील के एक ना सुनी। वह उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन मेरे जेठ ने रोक लिया। सुबह फिर पंचायत बुलाई गई और हमारा फैसला होने लगा। मैं तो वहाँ मदद के इंतज़ार में बैठी थी। उसी वक्त उस कमरे में मेरी जिठानी आ गई थी और मुझसे कहने लगी, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सुनील पर 8 लाख का कर्जा है, इसलिए ये दोनों माँ बेटे की चाल थी तुम्हें फंसाने के। दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। अब पंचायत में सुनील रामनाथ चाचा और उसके दादा से 8 लाख का मांग करेगा परवीन की जान के बदले में, और अपना कर्जा उतार देगा। तुम्हें तो या तो मार देगा या फिर घर से निकाल देगा। मैंने कितनी बार दोनों माँ बेटे की असलियत तुम्हारे को बताना चाही थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मुझसे बातचीत बंद कर दी। अब देख लो नतीजा। उन लोगों ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहा था, लेकिन भगवान की कृपा थी, मेरे पति ऐसे नहीं थे। पर सुनील अपनी माँ के इशारों पर चलता है, ललिता ने कहा तो उसकी बात सुनकर मैं अपनी अकल पर मातम करने लगी। मुझे अफसोस हुआ कि आज भी मेरी सादगी ने मुझे रुस्वा कर दिया। मुझे इंसानों की पहचान नहीं थी। ललिता सही थी, मैंने उसे गलत समझा, और जो लोग झूठे थे मैंने उन्हें अपना हमदर्द समझा। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे मेरे पापा को खबर कर दो। मैंने ललिता की बहुत मिन्नतें करते हुए कहा, मगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हारा पति और मेरी सास मेरा क्या हश्र करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर तो मेरा पति भी मुझे नहीं बचा सकता। ललिता से मैंने कहा, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा है वह मेरे पापा के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों को किसी तरह खबर कर देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ललिता ने कहा तो मेरी जान में जान आ गई। ललिता की बात सच साबित हुई। जैसे उसने बताया था वैसा ही सुनील ने उससे पंचायत में शर्त रखी, अगर रामनाथ चाचा उसे 10 लाख देता है तो वह परवीन को छोड़ देगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं तो अपने पति से मोहब्बत कर बैठी थी। ललिता ने मेरी मदद की और मेरे पापा को खबर दी। मेरे पापा और मेरे भाई वहाँ जल्दी आ गए मुझे बचाने के लिए। मुझे कैद में देखकर उन्होंने सुनील पर बहुत गुस्सा किया। मेरी फूलों जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया तुमने, मेरे पापा ने सुनील से कहा।
आपकी बेटी ने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया है, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? सुनील गुस्से में पागल था। मैंने अपने पापा और भाई को सारी बात बता दी और उनकी चाल उनको समझा दिया। मेरे भाई ने जल्दी पुलिस को फ़ोन की और मीडिया वालों को भी फ़ोन किया। पुलिस और मीडिया का नाम सुनकर मेरी सास डर गई और सुनील तो भागने लगा, मगर मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया। इतने में पुलिस आ गई और मीडिया वाले भी मेरे पापा और भाई से सारे गांव के सामने उनकी साजिश को बेनकाब किया। पुलिस सुनील और मेरी सास को पकड़ कर ले गई। उनका लगाया हुआ इल्ज़ाम गलत साबित हो गया, क्योंकि गांव के लोगों ने परवीन के हक में गवाही दी। कहा परवीन शरीफ लड़का है। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए और मैं अपने मायके रहने लगी। मेरी सादगी ने मुझे कितना बर्बाद कर दिया। अब सोचती हूँ तो दुख होता है। फिर कुछ साल बाद सुनील जेल से रिहा हो गया और मैं तो उम्मीद से हो गई थी, इसलिए एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जेल से रिहा होकर सुनील ने मुझसे माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा, लेकिन मेरे पास उन दोनों माँ बेटे के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। मैंने बेटी सुनील के हवाले की और बोला, बड़ी कृपा होगी इस बच्ची को अपने साथ ले जाएं। तुम्हारा खून है, मगर मैं नहीं जाऊंगी। फिर सुनील से मैंने डिवोर्स ले ली। मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मुझे सब्र का फल मिला और मैं अपने ससुराल अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि परवीन था। उसने मुझे अपना लिया, ये सोचकर कि मैंने इतना दुख देखा और हम दोनों साजिश का शिकार हुए थे। मैं आज उसी गांव में रहती हूँ और मेरी पहली सास मुझे और परवीन को जब साथ खुश देखती है तो बहुत जलती है। उन दोनों ने हम दोनों को पैसे की लालच में रुसवा करना चाहा था, लेकिन खुद बदनाम हो गए। ठीक कहते हैं, जो लोग साधारण होते हैं उनकी मदद तो भगवान करता है और बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब जब तक सुनील और उसकी माँ जिंदा रहेंगे उन्हें बदनामी का सामना करना होगा, सारी उम्र रुसवाई सहनी होगी। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।